नमस्कार। आज हम ब्लड बैंक में इस्तेमाल होने वाले कुछ ज़रूरी शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर एंटीजन्स और एंटीबॉडीज पर ध्यान देंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये एंटीजन्स और एंटीबॉडीज, आखिर ये हैं क्या चीज़? सेल्यूलर लेवल पर क्या करती हैं ये? नोट्स में एंटीजन्स के बारे में क्या बताया गया है? क्या बला है ये? देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि एंटीजेंस हमारी लाल रक्त कोशिकाओं मतलब रेड ब्लड सेल्स, उनकी सतह पर मौजूद कुछ खास अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स। सतह पर? हाँ, सतह पर। इन्हें एग्लूटिनोजन भी कहा जाता है। इनकी एक खास बात यह है कि जब ये अपनी जोड़ीदार एंटीबॉडी, जिसे एग्लूटिनिन कहते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, हाँ। तो ये कोशिकाओं को ना आपस में चिपका देते हैं, गुच्छे बन जाते हैं, क्लम्प्स। अच्छा, गुच्छे। इसी प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन कहते हैं। एग्लूटिनेशन। अगर इनकी बनावट देखें तो ये ज्यादातर प्रोटीन होते हैं, पर कभी-कभी कार्बोहाइड्रेट या लिपिड भी हो सकते हैं। ये कोशिका की झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन, उससे जुड़े रहते हैं। तो जैसे कोशिका पे कोई नेम टैग लगा हो। हाँ, बिल्कुल। आप इन्हें कोशिका की सतह पर लगे पहचान चिन्ह या नेम टैग की तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, पहचान चिन्ह, ये समझना आसान है। नोट्स में एक शब्द और है, हैप्टेंस, जिक्र है इनका। इन्हें कहा गया है अपूर्ण एंटीजन। मतलब ये क्या हुआ, अधूरे पहचान चिन्ह? हाँ, कुछ हुए, सही समझ सकते हैं आप। हैप्टेंस जो है ना, वो अपने आप में बहुत छोटे मॉलिक्यूल होते हैं और अकेले वो इम्यून रिस्पॉन्स मतलब प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू नहीं कर सकते। अच्छा। इसीलिए नोट्स इन्हें अपूर्ण एंटीजन कहते हैं। सोचिए, जैसे चाबी का कोई टूटा हुआ टुकड़ा हो, अकेले ताला नहीं खोल सकता। लेकिन अगर ये किसी बड़े वाहक अणु से, कैरियर मॉलिक्यूल से जुड़ जाएं, जैसे शरीर का कोई प्रोटीन हो गया, हाँ। तो ये मिलकर एक पूरा एंटीजन बन जाते हैं और तब शरीर का इम्यून सिस्टम इन्हें पहचान कर प्रतिक्रिया दे सकता है। स्रोत इस पर बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताता, पर यह जानना जरूरी है कि एंटीजन्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, विविधता होती है उनमें। ठीक है। तो एंटीजन्स हुए कोशिकाओं पर लगे टैग, और कुछ टैग जैसे हैप्टेंस अकेले काम नहीं करते। अब आते हैं एंटीबॉडीज पर। अगर एंटीजन्स टैग हैं, तो फिर एंटीबॉडीज क्या हैं? ये कहाँ से आती हैं, कैसे बनती हैं ये? एंटीबॉडीज आप समझ लीजिए हमारे शरीर के सुरक्षा गार्ड हैं या पहचान जांचने वाले सिपाही। सुरक्षा गार्ड। ठीक है। हाँ। ये भी खास तरह के प्रोटीन होते हैं, ग्लोब्यूलिन कहते हैं इन्हें, अक्सर गामा ग्लोब्यूलिन, और इन्हें हमारी इम्यून सिस्टम की स्पेशल कोशिकाएं बनाती हैं, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स। लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स, ये कोशिकाएं एंटीबॉडीज तब बनाती हैं जब शरीर को कोई बाहरी या अजनबी एंटीजन का सिग्नल मिलता है। मतलब कोई ऐसा टैग जो शरीर का अपना नहीं है। बिल्कुल। कोई ऐसा टैग जो शरीर को लगे कि ये बाहर से आया है। इसी को एंटीजेनिक उत्तेजना या एंटीजेनिक स्टिमुलेशन कहते हैं। एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। हाँ, हमने पहले एग्लूटिनिन की बात की थी ना। हाँ, की थी। वो एक तरह की एंटीबॉडी ही है। ये अपने खास एंटीजन को पहचानती है, उससे जुड़ जाती है, और फिर होता है एग्लूटिनेशन, मतलब कोशिकाओं का गुच्छन। अच्छा, तो ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट इसी तरह काम करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सी एंटीबॉडी किस ब्लड सैंपल की कोशिकाओं को क्लम्प कर रही है। दिलचस्प। नोट्स में कई तरह की एंटीबॉडीज का भी जिक्र है। मुझे लगता है ये जानना काफी जरूरी होगा कि ये अलग-अलग क्यों हैं। इनमें क्या फर्क है? क्या इस पर थोड़ी और बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। एंटीबॉडीज को उनकी खासियत और उनके काम करने के तरीके के आधार पर अलग अलग बांटा जाता है। स्रोत कुछ मुख्य प्रकार बताता है। सबसे पहले नाम आता है कंप्लीट या बाइवेलेंट एंटीबॉडीज का। नोट्स के हिसाब से ये क्या करती हैं? इन्हें कंप्लीट यानी पूर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आमतौर पर अकेले ही अपना काम पूरा कर लेती हैं। मतलब ये कि ये लाल रक्त कोशिकाओं से जुड़कर उन्हें सीधे सीधे गुच्छित यानी अग्लूटिनेट कर देती हैं। किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती इनको। सीधे क्लैंपिंग? हाँ, सीधे क्लम्पिंग। प्रयोगशाला में अगर आप इन्हें खारे पानी वाले घोल में, सलाइन मीडियम में देखें, तो कमरे के तापमान पर लगभग 24 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर ये सबसे अच्छा काम करती हैं। और बाइवेलेंट का मतलब है कि इनके पास एंटीजन से जुड़ने के लिए 2 हाथ या बाइंडिंग साइट्स होती हैं। 2 हाथ? हाँ, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। इससे ये 2 कोशिकाओं को एक साथ पकड़कर क्लम्प बना सकती हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप की कुछ एंटीबॉडीज ऐसे ही काम करती हैं। ठीक है, तो ये वो हैं जो सीधे क्लम्पिंग करवा देती हैं।
फिर नोट्स में इनकम्प्लीट या यूनिवैलेंट एंटीबॉडीज का भी जिक्र है, ये कैसे अलग हैं? क्या ये अपना काम अधूरा छोड़ देती हैं? अधूरा शायद सही शब्द नहीं है, पर हाँ, ये अलग तरीके से काम करती हैं। ये लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर जो एंटीजेंस हैं उनसे जुड़ तो जाती हैं, हाँ। लेकिन आमतौर पर उन्हें सीधे क्लम्प नहीं करा पाती। बस उन पर एक तरह की परत चढ़ा देती हैं, कोट कर देती हैं, उन्हें टैग कर देती हैं, समझ लीजिए। अच्छा, सिर्फ टैग कर देती हैं, क्लम्प नहीं। हाँ, ज्यादातर मामलों में सीधे क्लम्प नहीं करती। प्रयोगशाला में इनका पता लगाने के लिए फिर हमें खास तरीके अपनाने पड़ते हैं, जैसे कि एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन टेस्ट, जिसे कूम्स टेस्ट भी कहते हैं। कूम्स टेस्ट, हाँ, सुना है। वो टेस्ट इन टैग की हुई कोशिकाओं को पहचानने में मदद करता है और फिर क्लम्पिंग करवाता है। इन्हें यूनिवैलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रभावी रूप से इनके पास जुड़ने के लिए एक ही साइट होती है, तो ये कोशिकाओं के बीच पुल नहीं बना पाती। RH सिस्टम की कई एंटीबॉडीज इसी तरह की होती हैं। अच्छा, तो ये सीधे क्लम्प नहीं करती, बस मार्क कर देती हैं और फिर खास टेस्ट से पता चलता है। हाँ। ये दिलचस्प है। आगे नोट्स में आइसो एंटीबॉडीज या एलो एंटीबॉडीज का जिक्र है। कहा गया है कि ये एक ही प्रजाति, मतलब जैसे हम इंसान हैं, तो इंसानों के अंदर ही पर आनुवंशिक रूप से अलग व्यक्तियों के एंटीजेंस के खिलाफ बनती हैं। क्या मतलब हुआ इसका? थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। हाँ, कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर है बहुत महत्वपूर्ण। एलो एंटीबॉडीज तब बनती हैं जब हमारे शरीर का सामना उसी प्रजाति के, जैसे इंसानों का इंसानों से। हाँ, इंसानों का इंसानों से, पर किसी दूसरे सदस्य की कोशिकाओं या एंटीजन से होता है जो हमारे अपने एंटीजन से जेनेटिकली थोड़े अलग हों। अच्छा, ऐसा मुख्य रूप से 2 स्थितियों में होता है, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय या फिर गर्भावस्था के दौरान। ट्रांसफ्यूजन या प्रेगनेंसी, ठीक है। नोट्स इनके बनने के 3 कारण बताते हैं। पहला है स्वाभाविक रूप से बनने वाली, नेचुरली अकरिंग। स्वाभाविक रूप से मतलब अपने आप? हाँ, यहाँ ये पक्का पता नहीं होता कि शरीर ने ये एंटीबॉडीज बनाई क्यों। एक थ्योरी ये है कि शायद हमारे आसपास के वातावरण में, जैसे बैक्टीरिया में या खाने पीने की चीजों में, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके एंटीजेंस हमारे ब्लड ग्रुप एंटीजन से मिलते जुलते हों। ओह, और उनके संपर्क में आने से ये एंटीबॉडीज बन जाती हैं। हमारी जो एबीओ ब्लड ग्रुप की एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज है ना, हाँ, वो इसी कैटेगरी में आती हैं। हम बिना किसी ट्रांसफ्यूजन या प्रेगनेंसी के भी इन्हें बना लेते हैं। अच्छा, ये तो पता नहीं था। दूसरा कारण है ट्रांसफ्यूजन द्वारा प्रेरित, इम्यूनाइजेशन थ्रू ट्रांसफ्यूजन। ये तो काफी सीधा है। जब किसी व्यक्ति को खून चढ़ाया जाता है तो खून देने वाले डोनर की लाल रक्त कोशिकाओं पर कुछ ऐसे एंटीजेंस हो सकते हैं जो खून लेने वाले रेसिपिएंट के शरीर में नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो रेसिपिएंट का शरीर इन बाहरी एंटीजेंस को पहचानता है और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए तो ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुप मैचिंग इतनी जरूरी है। हाँ, वो क्रॉस मैचिंग जो करते हैं। जी बिल्कुल। और तीसरा कारण है गर्भावस्था द्वारा प्रेरित, इंड्यूस्ड बाय फीटल एरिथ्रोसाइट्स। प्रेगनेंसी के दौरान, खासकर डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के समय? हाँ, उस समय भ्रूण की, मतलब फीटस की कुछ लाल रक्त कोशिकाएं मां के खून में आ सकती हैं। अब अगर भ्रूण के खून में कोई ऐसा एंटीजन है जो मां के खून में नहीं है, जैसे कि RH फैक्टर, हाँ, RH फैक्टर, तो मां का शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना सकता है। और ये फिर अगली प्रेगनेंसी में दिक्कत कर सकती हैं। बिल्कुल। ये एंटीबॉडीज अगली प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा पार करके भ्रूण के खून में जा सकती हैं और उसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला कर सकती हैं। RH नेगेटिव मां के शरीर में RH पॉजिटिव बच्चे के कारण RH एंटीबॉडीज का बनना इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। वो RH वाला उदाहरण वाकई से समझने में बहुत मदद करता है। ये दिखाता है कि एक ही प्रजाति के होकर भी हमारे बीच के छोटे छोटे जेनेटिक फर्क भी इम्यून सिस्टम को कैसे जगा सकते हैं। सही कहा। ठीक है, ये तो हुई दूसरों के एंटीजेंस के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडीज, लेकिन नोट्स में ऑटो एंटीबॉडीज का भी जिक्र है। और नोट्स कहते हैं कि शरीर इन्हें अपने ही टिश्यूज, सेल्फ एंटीजेंस के खिलाफ बनाता है। ये तो सुनने में ही गड़बड़ लगता है। शरीर अपने ही खिलाफ क्यों जाएगा? हाँ, ये इम्यून सिस्टम की एक ऐसी स्थिति है जहां वो अपने और पराये का भेद भूल जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? सामान्य तौर पर तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्मार्ट होता है। वो अपने शरीर की कोशिकाओं को पहचानता है, उन पर हमला नहीं करता। इसे इम्यून टॉलरेंस कहते हैं। लेकिन कुछ बीमारियों में, जिन्हें हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, ऑटो इम्यून, हाँ, उनमें ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है और शरीर अपने ही स्वस्थ ऊतकों या कोशिकाओं पर हमला करने के लिए एंटीबॉडीज बनाने लगता है। ये ऑटो एंटीबॉडीज उन बीमारियों का या तो कारण होती हैं या उनका एक लक्षण।
ये तो वाकई चिंता की बात है कि शरीर का रक्षा तंत्र ही हमलावर बन जाए। नोट्स में तापमान के आधार पर भी ऑटो एंटीबॉडीज को बांटा गया है, कोल्ड और वार्म एंटीबॉडीज। तापमान का इनकी एक्टिविटी से क्या लेना देना? ये वर्गीकरण इस बात पर है कि एंटीबॉडी किस तापमान पर सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं और लाल रक्त कोशिकाओं से जुड़ती हैं। कोल्ड एंटीबॉडीज जो हैं वो ठंडे तापमान में ज्यादा असर दिखाती हैं। ठंडे में? कितना ठंडा? नोट्स के हिसाब से ये लगभग 15% ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं और ज्यादातर IgM टाइप की होती हैं। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे कम तापमान पर कोशिकाओं को मजबूती से क्लम्प करती हैं, लेकिन शरीर के सामान्य तापमान यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी एक्टिविटी काफी कम हो जाती है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ है वार्म एंटीबॉडीज। ये शरीर के सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। यानी बॉडी टेम्परेचर पर? हाँ बिल्कुल, ये ज्यादा कॉमन है। करीब 85% ऑटो एंटीबॉडीज इसी टाइप की होती हैं और ये अक्सर IgG टाइप की होती हैं। इनका पता लगाने के लिए डायरेक्ट एंटीबॉडी टेस्ट, DAT या कूम्स टेस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसा हमने इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज के लिए बात की थी। ऑटो इम्यून हेमोलिटिक अनीमिया के कई मामलों में इन्हीं वार्म एंटीबॉडीज का रोल होता है। तो तापमान सिर्फ मौसम के लिए ही नहीं, एंटीबॉडीज के काम करने के तरीके के लिए भी इतना महत्वपूर्ण है। ये बात प्रयोगशाला में टेस्टिंग के दौरान टेम्परेचर कंट्रोल की अहमियत भी बताती है। बिल्कुल सही, टेम्परेचर बहुत क्रिटिकल होता है इन टेस्ट में। आगे बढ़ते हैं। नोट्स में अग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन के बीच अंतर भी बताया गया है। ये दोनों शब्द अक्सर सुनने में आते हैं जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बात होती है। इनमें क्या मेन फर्क है और ये जानना क्यों जरूरी है? हाँ, ये दोनों ही एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के नतीजे हैं जो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें प्रक्रिया और जो चीजें शामिल हैं उनका फर्क है। नोट्स इन अंतरों को साफ करते हैं। एग्लूटिनेशन यानी गुच्छन में, जैसा हमने पहले बात की थी, हाँ, वो कोशिकाओं का चिपकना। जी, कोशिकाओं या दूसरे बड़े कण जैसे बैक्टीरिया हो गए या लेटेक्स पार्टिकल जिन पर एंटीजन चिपका दिया हो, वो आपस में चिपककर गुच्छे बनाते हैं। यहाँ एंटीजन एक कण के रूप में होता है जो अक्सर घुलनशील नहीं होता या किसी कण की सतह पर होता है। एंटीबॉडी इन कणों को आपस में जोड़ने वाले पुल की तरह काम करती है। और इसका उदाहरण ब्लड ग्रुपिंग? बिल्कुल, ब्लड ग्रुपिंग सबसे आम उदाहरण है। दूसरी तरफ है प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण। इसमें घुलनशील एंटीजन, घुलनशील मतलब सॉल्यूबल। सॉल्यूबल, हाँ, सॉल्यूबल एंटीजन सॉल्यूबल एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है। जब ये दोनों सही अनुपात में मिलते हैं तो ये आपस में जुड़कर एक जाल, एक लैटिस जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर घुलनशील नहीं रहता और घोल में से एक ठोस पदार्थ प्रेसिपिटेट के रूप में अलग दिखने लगता है। जैसे दूध फट जाता है वैसे? हाँ, कुछ वैसा समझ सकते हैं। थक्के जैसा बन जाता है। यहाँ एंटीजन मॉलिक्यूल के रूप में होता है और घुलनशील होता है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल अक्सर किसी घोल में घुलनशील प्रोटीन जैसे पदार्थों की मात्रा या उनकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाता है। अच्छा, तो ये बड़ा फर्क है। एक में कण या कोशिकाएं चिपकती हैं, एग्लूटिनेशन, और दूसरे में घुली हुई चीजें मिलकर कुछ ठोस बना देती हैं, प्रेसिपिटेशन। और इनका इस्तेमाल भी अलग-अलग टेस्ट में होता है। क्लम्पिंग वाले टेस्ट ब्लड ग्रुपिंग वगैरह के लिए और प्रेसिपिटेशन वाले टेस्ट घुले हुए पदार्थों की जांच के लिए। ये फर्क समझना वाकई महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये लैब टेक्निक्स को समझने के लिए बेसिक है। तो हमने एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, उनके अलग-अलग प्रकार और उनकी प्रतिक्रियाएं जैसे अग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, इन सब पर काफी विस्तार से बात की। इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या है? सुनने वालों के लिए वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो उन्हें इन नोट से समझनी चाहिए? देखिए, सबसे बुनियादी बात जो शायद अब तक साफ हो गई होगी वो ये है कि एंटीजेंस हमारी कोशिकाओं पर लगे पहचान चिन्ह हैं। पहचान चिन्ह? हाँ। और एंटीबॉडीज हमारे शरीर के सुरक्षा बल का हिस्सा हैं जो इन चिन्हों को पहचानते हैं और रिएक्ट करते हैं। इन दोनों के बीच की जो क्रिया है, खासकर अग्लूटिनेशन, वो ब्लड ग्रुपिंग, ABO, RH वगैरह और सुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आप कह सकते हैं कि जान बचाने जितनी जरूरी है। बिल्कुल। अगर गलत ग्रुप का खून चढ़ा दिया तो लेने वाले की एंटीबॉडीज खून देने वाले की कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें तोड़ देंगी। इससे बहुत गंभीर रिएक्शन हो सकता है। ये नोट्स हमें इसी खतरे से बचने के लिए इन शब्दों को समझने की अहमियत बताते हैं। सही बात है। फिर एंटीबॉडीज के जो विभिन्न प्रकार हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, एलो, ऑटो, कोल्ड, वार्म, इनको समझना डायग्नोसिस और इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें समझने में मदद करता है कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्यों होते हैं,
प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे के बीच ब्लड ग्रुप की दिक्कतें क्यों हो सकती हैं, जैसे HDN, हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, और ऑटो इम्यून बीमारियां शरीर पर कैसे असर डालती हैं। और आखिर में एग्लूटिलेशन और प्रेसिपिटेशन के बीच का फर्क। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि लैब में अलग अलग टेस्ट कैसे काम करते हैं और उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। कुल मिलाकर ये शब्दावली इम्यूनोहेमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग की नींव है, फाउंडेशन है। हाँ, और ये जानकारी सिर्फ डॉक्टरों या लैब टेक्नीशियनों के लिए ही नहीं है, मेरे ख्याल से आम लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं या हमें खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है या हम अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं, तो इन शब्दों की थोड़ी सी समझ हमें पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से जानने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। ये हमें अपने शरीर की जो ये अद्भुत और जटिल मशीनरी है, उसकी एक झलक भी देती है। जी हाँ। वाकई ब्लड बैंक की इस शब्दावली, खासकर एंटीजेंस और एंटीबॉडीज की दुनिया में ये चर्चा काफी ज्ञानवर्धक रही। हमने समझा कि कैसे कोशिकाओं की सतह पर मौजूद ये छोटे से निशान यानी एंटीजेंस और उनके जवाब में बनने वाले प्रोटीन यानी एंटीबॉडीज ये जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकते हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाता हूं सबके लिए। ये सोचना कितना हैरत अंगेज है कि हमारा शरीर अपने और पराये के बीच इतने सटीक तरीके से फर्क कर सकता है। ये इम्यून सिस्टम का कमाल है। हाँ, ये तो है। लेकिन जैसा हमने ऑटो एंटीबॉडीज की बात की, कभी कभी यही अचूक लगने वाला सिस्टम कैसे धोखा खा जाता है, कैसे अपने ही शरीर को दुश्मन समझ बैठता है। ये सवाल हमें प्रतिरक्षा प्रणाली की ताकत और उसकी नाजुकता दोनों का एहसास कराता है, और वैज्ञानिक आज भी इसके रहस्यों को पूरी तरह समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। इस विस्तृत और सहज चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।